हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी पर्यावरण की होने वाली है, जो ये क्लास 6 होने वाली है। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है पर्यावरण की, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज पर्यावरण में हम ऊर्जा का पिरामिड ये पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ खाद्य जाल भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो होता क्या है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। जो पिरामिड होता है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा बनेगा, ये आपको नोट करना है। क्योंकि परितंत्र के विविध पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा व्यय हो जाती है तथा 10% ही ऊर्जा स्थानांतरण हो पाता है। जैसे कोई एक जीव है, ये दूसरा जीव अगर इसको खाता है तो इसके अंदर तो 100% था, ऊर्जा इसके अंदर 100% था, लेकिन जब इसके पास जाता है तो जो इसको खाएगा इसके पास सिर्फ 10% ही जाएगा ऊर्जा। ठीक है, बाकी का जो 90% ऊर्जा होता है वो हमारा व्यय हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा में कमी हो जाती है। देखिए, उसके पास 100% था, लेकिन कितने स्थानांतरण हुआ? 10% स्थानांतरण हुआ। तो क्या हुआ? इसमें कमी ही तो हुई। तो इस कमी को यहां पे बताया गया है कि प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ देखिए, निम्न से उच्च पोषक स्तर की ओर जीवों की संख्या भी कम होती चली जाती है। ठीक है, जैसे निम्न स्तर है, इसके ऐसे निम्न स्तर यानी नीचे वाले को कहते हैं और उच्च स्तर ऊपर वाले को कहते हैं। तो ऐसे पिरामिड बनता है। तो निम्न से जब ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? वो जीवों की संख्या भी कम होती चली जाएगी, यानी उसका जो स्थानांतरण होगा ऊर्जा का वो भी कम होगा। जैसे 100% है, 100% से 10% बचेगा, फिर 10% का 10% यानी 1% बचेगा। ऐसे ऐसे करके ये कमी होती रहती है इसमें ऊर्जा के पिरामिड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं। देखिए, यहां पे आपको समझ में आएगा। जैसे घास है, सबसे पहले घास है, तो घास इसमें कितना है? 10,000 कैलोरीज है। इसके साथ जब यहां पे ये जाएगा, जब इसका स्थानांतरण होगा तो यहाँ पे 90% खत्म हो जाएगा ऊर्जा और जो 10% रहेगा वही यहाँ पे बचेगा। यानी 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 कैलोरीज बचेगा जब इसको ग्रास होपर खाएगा। ठीक है, अब जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है यानी मेंढक खाता है। तो मेंढक जब खाएगा तो इसके पास कितना ऊर्जा था? 1,000 था। अब 1,000 का जब 10% स्थानांतरण होगा तो 1,000 का 10% कितना होता है? तो वहां पे 100 कैलोरीज बचेगा। किसके पास जाएगा? ये ऊर्जा फ्रॉग के पास जाएगी। अब फ्रॉग के पास कितना बचा? 100 कैलोरीज। उसके साथ साथ जब ये फ्रॉग को स्नेक खाएगा तब फिर इसका 10% इसके अंदर चले जाएगा ऊर्जा का, स्नेक के अंदर। तो यहाँ पे जब कितना था? 100 कैलोरीज था, इसका अगर 10% निकालेंगे तो हमारा 10 कैलोरीज बचेगा। ऐसे ही सांप को हॉक खा लेगा तो हॉक के अंदर 1% मतलब 10% इसका स्नेक का उसके अंदर ट्रांसफर होगा ऊर्जा का, तो इसके बाद 1 कैलोरीज ही ऊर्जा जा पाएगी। यानी निम्न से जब उच्च स्तर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है वो कम होते चले जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, निम्न स्तर का पोषण प्राप्त करता ये क्या होता है? ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हम निम्न स्तर के पोषण प्राप्तकर्ता से उच्च स्तर के पोषण प्राप्तकर्ता की ओर जाते हैं। यानी जैसे ये हमारा, देखिए ये हमारा क्या है? पिरामिड बना है ऊर्जा का। ठीक है, तो जैसे जैसे हम निम्न से उच्च स्तर की ओर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे निम्न स्तर के पोषण प्राप्तकर्ता से उच्च स्तर के पोषण प्राप्तकर्ता की ओर जाते हैं। जो नीचे सबसे होता है वो निम्न स्तर का होता है और जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? वो उच्च स्तर का पोषक प्राप्तकर्ता होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कौन सी थ्योरी काम करती है? इसमें लिंडमैन का 10% का नियम काम करता है। ये आपका यूपी टेट के लिहाज से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आता है कि 10% का नियम किसने दिया है? तो लिंडमैन ने दिया है। और ये कब दिया है? ये आपसे सन इसमें पूछता है। तो ये 1942 ईस्वी में दिया था। किसने? लिंडमैन ने। किसका? लिंडमैन का 10% का नियम 1942 में आया। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सेम वही चीज बताई गई है कि जैसे कोई जीव है तो दूसरे जीव को जब वो खाएगा तो उसका 90% ऊर्जा खत्म हो जाएगा, सिर्फ स्थानांतरण कितना होगा? 10% ही ऊर्जा स्थानांतरण होगी। 90% जो ऊर्जा हमारी होगी वो बाहर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख बिंदु
जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है। ठीक है, किसका? ऊर्जा का पिरामिड। सबका अलग अलग बनता है। तो जैसे आपको आपके एग्जाम में पूछेगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा बनता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दूसरी चीज, ऊर्जा अधिकतम 4 स्तरों तक ही गति करती है। जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम 4 स्तर तक ही गति करती है। जैसे हमारा ये बन गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये 4 स्तर तक क्या होगा? ये ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, यानी ऊर्जा गति करेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिरामिड का सबसे नीचे का जीव निम्न स्तर और सबसे ऊपर का जीव उच्च स्तर पोषक प्राप्त करता होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पिरामिड है, तो पिरामिड के जो सबसे नीचे होता है, तो इस जीव को हम क्या कहेंगे? ये निम्न स्तर कहेंगे। और जो सबसे ऊपर जीव पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? उच्च स्तर पोषक प्राप्त करता बोलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। दूसरी चीज, जो हमारी ये पृथ्वी है उस पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। इसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हमारा अब दूसरा आ गया, एक वृक्ष परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड। कोई वृक्ष परितंत्र है, उसमें जीव संख्या का पिरामिड हमें यहां पे बताना है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि वृक्ष परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, तो वो चीज अभी आप इसमें जानेंगे। देखिए, परितंत्र में वृक्ष को एक जीव के तौर पर दर्शाया जाता है। जो कोई वृक्ष होता है उसको क्या? एक जीव के तौर पर दर्शाया जाता है। उसी के साथ वृक्ष पर पंछियों की संख्या अधिक होती है। जो इसमें पक्षी होती है उसकी संख्या कितनी होगी? अधिक होगी। अर्थात वृक्ष पर एक से अधिक पक्षी निवास करते हैं। और वृक्ष पर एक पक्षी तो निवास नहीं करेंगे, बहुत सारे पंछी होंगे, यानी वो वहां पे निवास करते हैं। उनका निवास होता है, घर होता है। किस पे? पेड़ पे। ठीक, इसी के साथ वृक्ष के एक पक्षी को अनेक बैक्टीरिया पोषक के रूप में मिलकर बदलते हैं। ठीक है, यानी एक जो हमारा पक्षी है, तो पक्षी को कौन खाएगा? ये हमारा समझिए पेड़ है, तो पेड़ पे बहुत सारे पक्षी पाए जाएंगे, और इन पक्षियों को कौन खाएगा? तो ये इसको बैक्टीरिया खाएंगे। कौन खाएंगे? बैक्टीरिया खाएंगे। तो जो ये बैक्टीरिया खाएंगे ना, तो बैक्टीरिया एक पक्षी को बहुत सारे बैक्टीरिया खाएंगे। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह सकते हैं कि वृक्ष परितंत्र में नीचे से ऊपर की ओर जीव संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। अब एक चीज और, जो ये हमारा वृक्ष का जो बनेगा परितंत्र, इसमें क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसे उल्टा बनेगा? देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या होता है? पेड़ होता है। पेड़ पे क्या रहेंगे? यहां पे आपको चिड़िया मिल जाएंगी, पंछी मिल जाएंगे। चिड़िया को कौन खाएगा? चिड़िया को बैक्टीरिया खाते हैं। कौन? बैक्टीरिया खाते हैं। तो ये हमारा, देखिए, ये हमारा जो पिरामिड बना ना, ये उल्टा बनता है। किसका? वृक्ष का। वृक्ष पे जो संख्या, जीवों की संख्या होती है, उसके आधार पर पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, दूसरी चीज, हम कह सकते हैं कि वृक्ष परितंत्र में नीचे से ऊपर की ओर जीव संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। तो जीव संख्या जो ऊपर की तरफ जाएगा वो बढ़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत होते हैं। सबसे नीचे क्या होता है आपका? ट्री होता है, पेड़। पेड़ तो एक रहेगा, उस पर बहुत सारी चिड़िया रहेंगी, बहुत सारे पंछी रहेंगे, और इन पंछियों को कौन खाएगा? तो इन पंछियों को बैक्टीरिया खाएंगे। तो बैक्टीरिया की ज्यादा रहेगी ना, एक पंछी को कई सारे बैक्टीरिया खाते हैं, तो बैक्टीरिया की संख्या यहां पे ज्यादा हो जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे स्पष्ट हुआ कि जीव संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का जो पिरामिड था हमारा, वो कैसा बना था? वो सीधा बना था। और जो जीव संख्या का पिरामिड है, जीव संख्या का पिरामिड कैसा बना है? वो हमारा उल्टा बनेगा। ये आपको स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो आपको बताना है सीधा बनता है। जीवों की बात जब करेगा तो आपको बताना है कि उल्टा बनता है। पिरामिड हमेशा जीवों की संख्या के आधार पर उल्टा बनेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी तालाब के जीव भार का पिरामिड, कोई तालाब है उसके जीव भार का पिरामिड हमें यहां पे बताना है। इसके बारे में जानेंगे हम। और देखिए, किसी तालाब परितंत्र में जीव भार को उत्पादक छोटी मछलियां व बड़ी मछलियां के तौर पर दर्शाया जाता है। कोई तालाब है, उसमें छोटी मछली और बड़ी मछलियों को जीव भार के उत्पादक के रूप में दर्शाया जाता है। तालाब में वनस्पतियों की संख्या अधिक होती है, परंतु उनका छोटी मछली से भार कम होता है। यानी वनस्पति तो बहुत सारी होंगे, कोई नदी है तो इसमें वनस्पति तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इनका जो भार है वो कम होगा। किससे? मछलियों से कम होगा। ठीक है, मछली ज्यादा वजन होती है। दूसरी चीज, छोटी मछली बड़ी मछलियों
देखिए यहाँ पे एक मिनट, छोटी मछली बड़ी मछलियों से संख्या में तो अधिक होती हैं, परंतु बड़ी मछलियां भार में ज्यादा होती हैं। ठीक है, छोटी जो मछली रहेगी ये संख्या में अधिक होगी, लेकिन जैसे ये बड़ी मछली आ गई ना तो ये संख्या में तो कम होंगी, लेकिन जो इनका भार होगा ये बहुत अधिक होगा। इसके अकॉर्डिंग इसका जो भार है कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा बड़ी मछलियों का। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि तालाब परितंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। ये कैसे बनेगा? ये भी उल्टा बनेगा। किसका? जीव भार का। ठीक, कैसे बनेगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, वनस्पतियों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन उनका जो भार होता है वनस्पतियों का वो कम होता है वनस्पतियों का। उसके बाद छोटी मछलियां आएंगी, छोटी मछलियों का भार वनस्पतियों से ज्यादा होगा, यहाँ पे छोटी मछली हो जाएंगी। और इसके बाद बड़ी मछली आएंगी, तो ये बड़ी मछली है ना, इनकी संख्या तो कम होगी लेकिन इनका भार जो होगा ये बड़ी मछली से हमेशा ज्यादा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे ये पिरामिड बनेगा ना, ये पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हम दूसरा चैप्टर यहां पे शुरू कर रहे हैं, खाद्य जाल। खाद्य जाल होता क्या है? यानी फूड वेब। फूड वेब, वेब मतलब क्या होता है? वेब, आप वेब मतलब नेट जब चलाते हैं तो नेट को वेब बोलते हैं, और वेब मतलब क्या होता है? जाल। जाल ऐसे बना रहता है ना नेट का, ऐसे करके कई तरह से ऐसे बना रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जाल एक बना हुआ है, और अब आपको यहां से समझ में आएगा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा के इसको नोट करिएगा कि खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? तो वो क्या होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है, लेकिन स्थानांतरण इसका कई मार्गों से होता है। देखिए, खाद्य जाल में जो ऊर्जा होगा वो एक दिशीय तो होगा, लेकिन जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा ना बाकी जीवों में, वो कई मार्गों से होता हुआ जाएगा। कैसे होता हुआ जाएगा आगे हम जानेंगे। देखिए यहां पे कोई ग्रीन प्लांट है ना, ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा? गोट खाएगी, यानी बकरी खाएगी, और बकरी को डायरेक्ट शेर खा लेगा। तो देखिए सबसे पहले ग्रीन प्लांट था, वो गोट खाया, गोट को कौन खा लिया? लायन खा लिया। उसके बाद ये ग्रीन प्लांट है ना, यानी हरे घास पौधे हैं, तो इसको माउस यानी चूहा खाता है, चूहे को आउल खाता है, आउल को कौन खाएगा? तो आउल को हमारा यहीं से खत्म हो जाता है, यानी ग्रीन प्लांट को चूहा खाया, चूहे को आउल खा लिया। तो एक स्थानांतरण ये हो गया, एक दिशा में चल रहा है लेकिन स्थानांतरण कई मार्गों से हुआ। पहले तो ऐसे इधर से गया, फिर ऐसे इधर से गया। दूसरा देखिए, ये जो हमारा ग्रीन पौधा है, हरा पौधा, इसको रैबिट खाएगा, खरगोश। खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी खाएगा, और लोमड़ी को कौन खा लेगा? लोमड़ी को शेर खा लेता है। तो ये भी क्या हुआ? ये भी दूसरे मार्गों से होते हुए शेर के पास पहुंच गया। ठीक, इसी के साथ देखिए जो हमारा ये ग्रीन प्लांट है ना, इसको चूहा खाया, और चूहे को कौन खाया? स्नेक खाया, और स्नेक को कौन खाया? बाज खा लेता है। तो ये भी क्या हो गया? एक दिशीय तो होता है कि एक दिशा में चलता है, लेकिन इसके मार्ग क्या है? वो अलग अलग हैं। तो यानी कई मार्गों से होता हुआ यहां तक ये पहुंचता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार का ये जाल बन गया ना, कि ग्रीन प्लांट को कितने लोगों ने खाया। कभी गोट खाती है, फिर गोट को शेर खा लेता है, फिर यहाँ पे रैबिट खाता है हरे घास को फिर रैबिट को जयकाल खा लेता है, जयकाल को फिर लायन खा लेता है। यानी ऐसे वो एक जाल बन गया है, ना, देखिए जाल बना हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं, यानी फूड वेब बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा ये टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट डाउन करते रहिए। देखिए खाद्य जाल के बारे में हमने पढ़ा। अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है? फूड चेन क्या होता है? चैन ऐसे होता है ना, चैन से चैन, ऐसे ही चैन होता है ना। तो अभी आपको समझ में आएगा कि वाकई में चैन होता क्या है इसमें, पर्यावरण में। देखिए, जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से आगे की ओर बढ़ती है, जब कोई ऊर्जा रहेगी ना, वो दूसरे में ट्रांसफर जब ऐसी होगी, आगे की ओर बढ़ेगी, तो वह एक निश्चित श्रृंखला का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी जैसे कोई जानवर है, देखिए एक मिनट, यहां पे कोई जानवर है, इसको किसी और ने खा लिया, इसको किसी और ने खा लिया, फिर इसको किसी और ने खा लिया, फिर इसको किसी और ने खा लिया। तो यह एक प्रकार का क्या हुआ? एक प्रकार का ये चैन का निर्माण करता है। तो इसी को हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे, आपको यहां पे समझ में आएगा। देखिए इसमें सबसे पहला आता है ट्री है ना। ट्री को कौन खाता है? ट्री को डियर खाती है, यानी डियर मतलब हिरन, और हिरन को कौन खा लेता है? लायन खा लेता है। तो एक प्रकार का चैन बना ना, ट्री को कौन खाया? हिरन को किसने खाया? लायन। तो ये एक प्रकार का क्या बन गया? चैन बन गया। उसमें क्या था? फूड वेब में क्या था? वो कई मार्गों से होते हुए गुजरता था, लेकिन इसमें क्या है?
फूड चेन में एक ही मार्ग से होता हुआ गुजरेगा। दूसरा देख लीजिए एग्जांपल, देखिए, एक मिनट, यहां पे देखिए, एक मिनट दोस्तों, आगे देखिए, जो हमारे ये फ्लावर है ना, फ्लावर को कौन खाता है? तितली खाती है। और तितली को कौन खाएगा? यहां पे फ्रॉग खा लेगा। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक यानी सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? ईगल खा लेता है। तो ये भी एक मार्गों से दूसरे मार्गों में ऐसे जाता हुआ, यानी इसका एक चैन बन गया। तो जो चैन बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चैन बोलते हैं। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल हमारा आ जाता है घास को कौन खाता है? कीट खाता है। कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? चैन बन गया। तो जो चैन बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चैन बोलते हैं। उसी के साथ घास है, घास को हिरन खा लिया, हिरन को शेर खा लिया। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था। दूसरा चीज, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, ये जो पानी में होते हैं, तो ये फूल है, फूल पत्तियां हैं, इसको स्मॉल फिशेस खाती हैं। स्मॉल फिश खाई तालाब में फिर स्मॉल फिशेस को कौन खाता है? लार्ज फिशेस यानी बड़ी मछली खाती हैं। और बड़ी मछली को क्या खाता है? ये बड़ी मछली को चिड़िया लोग खा जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का हमारा फूड चैन बना। तो दोस्तों यहीं पे फूड चैन भी खत्म होता है हमारा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आपको क्लास। अगर आपको समझ में आया है क्लास, अच्छा लगा है, तो प्लीज आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी। आप यानिस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझा पाया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए यानिस एकेडमी, सपोर्ट करिए हमें। और दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।